हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आज हम बेसिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे बेसिक बात क्या है बेसिक्स में, वो यहाँ पर है टैक्स रेट्स। तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो टैक्स रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनल का बेसिक क्या होता है? टैक्स रेट्स होती है। इंटर के बेसिक्स में तो आप सब कुछ जानते हैं, हेड्स ऑफ इनकम, असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। बट अब ये हमारे लिए नॉर्मल हो चुके हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी नहीं है। बट फाइनल के अंदर जगह जगह हमको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, कभी भी आ जाता है। तो इसलिए टैक्स कैलकुलेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो अभी जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स, और बेसिक्स में क्या स्टार्ट कर रहे हैं? टैक्स रेट्स जो हमको पढ़नी है। तो हम टैक्स रेट कैलकुलेशन को डिटेल में समझेंगे। इंटर में आपने जो पढ़ा है उससे ज्यादा लेवल की चीजें हैं, उससे ज्यादा लेवल की चीजें हमको यहां पर समझनी और पढ़नी है। टैक्स रेट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो नॉर्मल रेट्स पढ़ेंगे, जो स्लैब रेट्स होती है, कंपनी फर्म पर अलग अलग जो टैक्स की रेट लगती है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर रिबेट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, टैक्स रेट जो आप पढ़ के आए हो और अभी पढ़ोगे उसमें अमेंडमेंट आ गया, मतलब आप न्यू पढ़ोगे कुछ। उसके बाद में आप रिबेट के बारे में पढ़ोगे 87A की। फिर आप सरचार्ज के बारे में पढ़ोगे। फिर मार्जिनल रिलीफ के बारे में पढ़ोगे। इसके अलावा कैपिटल गेन की स्पेशल टैक्स रेट्स के बारे में भी पढ़ोगे। फिर कैपिटल गेन और नॉर्मल इनकम एक साथ हो तो कैसे टैक्स निकालते हैं ये भी पढ़ोगे। सरचार्ज में भी कुछ नया पढ़ोगे जो आप इंटर में नहीं पढ़ते थे। तो ये चीजें मेनली अपने को इस बेसिक चैप्टर में पढ़नी है। अब टैक्स कैलकुलेशन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है टैक्स रेट्स का पता होना। अगर आपको एसएसी पे क्या टैक्स की रेट लगती है वो पता होगी तो ही आप टैक्स निकाल पाओगे। अब क्या सबके लिए टैक्स रेट सेम होती है क्या? एसएसी वाइज सबके लिए टैक्स रेट अलग अलग है। वही टैक्स रेट्स हमको सबसे पहले यहां पर समझनी और देखनी है। चलिए देखते हैं टैक्स रेट्स क्या क्या होती है अलग अलग एसएसीज के लिए, ताकि हम टैक्स कैलकुलेशन आगे सीख पाए। तो टैक्स कैलकुलेशन सीखने के लिए जरूरी चीज होती है टैक्स रेट्स का पता होना। तो ये जो टैक्स रेट मैं बता रहा हूं अभी फिलहाल, वो जून 26 और दिसंबर 26 में होने वाले एग्जाम्स के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद में सर जून 27 में क्या लगेगी, उसका जब फाइनेंस एक्ट आएगा तभी पता चल पाएगा, अदरवाइज पता नहीं है अभी तक। गवर्नमेंट जब लेके आएगी तभी पता चल सकता है। हम्म। वो जून 27 से। जून 26 दिसंबर 26 में कुछ नया नहीं है, जो चल रहा है वही चलेगा। अगर कुछ भी नया आता है तो वो जून 27 से एप्लीकेबल होगा। जो भी फाइनेंस बिल अभी आया है वो जून 27 से एप्लीकेबल होगा, अभी नहीं होगा आगे के एग्जाम। चलिए देखिए क्या क्या रेट है। सबसे पहले एसएसीज में आता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। इन लोगों के ऊपर जो टैक्स की रेट लगती है वो है स्लैब रेट। तो इसको हम सेपरेटली अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अमेंडमेंट भी है। इसमें ध्यान रखें अमेंडमेंट आ गया है जो आप पढ़ के आए हैं उससे। इसके अलावा फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। एक हम इसमें पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और एक है कंपनी।
फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी की हम बात करें तो इनके लिए टैक्स रेट बड़ी सिंपल है। इनके ऊपर क्या है, टैक्स लगता है 30% की रेट से। फ्लैट रेट है, बिना किसी टेंशन के सीधी सीधी रेट लगती। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, जनरली लोग जो खुद गांवों में या जगहों पे खुद 10-20 लोग मिलके ग्रुप बना लेते हैं, आपस में लोन देने का काम करते हैं, ठीक है, लॉटरी जैसे खुलती है उसमें। तो इस टाइप जो ग्रुप बना के लोग बिजनेस करते हैं ना, ऐसे ग्रुप फॉर्म करके, कि जिन्होंने फर्म नहीं बनाई, कंपनी नहीं बनाई, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहलाती है। तो उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, ये फार्मर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम करती है, किसान लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। इनके लिए टैक्स की रेट्स क्या क्या है वो देखते हैं। इसके लिए अपन एक तरफ ले रहे हैं इनकम, एक तरफ ले रहे हैं टैक्स रेट। इसका मतलब इनके ऊपर फ्लैट रेट नहीं है। टैक्स की रेट क्या लगेगी ये डिपेंड करती है कि इनकी टोटल इनकम कितनी है उसके ऊपर। अच्छा, ऑनलाइन में ऑडियो वीडियो सभी को ठीक से आ रही है क्या, एक बार बता दीजिए मुझे। तो इनके ऊपर सबसे पहले, अगर इनकी इनकम अप टू 10,000 है, मात्र 10,000 तक, तो इन पे 10% का टैक्स है। 10,000 से लेकर के 20,000 तक है तो 20% का टैक्स है। और 20,000 से ऊपर इनकम है तो 30% का टैक्स। तो बहुत ही कम कम इनकम पे इनके टैक्स रेट बढ़ रही है। कंपनी की बात करते हैं, जो कि फाइनल में कंपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कंपनी, कंपनी दो प्रकार की होती है, मेनली दो पार्ट में डिवाइड करी गई है टैक्स रेट पर्पस के लिए। एक पार्ट है डोमेस्टिक कंपनी का, और एक पार्ट है फॉरेन कंपनी का। दोनों पे टैक्स की रेट्स अलग अलग लगती है। तो एक पार्ट तो है हमारा डोमेस्टिक कंपनी, और एक पार्ट है हमारा फॉरेन कंपनी का। अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक कंपनी पे क्या टैक्स रेट लग रही है और फॉरेन कंपनी पर क्या लग रही है, पहले फॉरेन कंपनी की बात कर लेते हैं। क्या टैक्स रेट है फॉरेन कंपनी पे, तो फॉरेन कंपनी पर टैक्स की रेट है 35%। पहले 40 हुआ करती थी, बट आज की डेट में लेटेस्ट इज 35%। डोमेस्टिक कंपनी पर टैक्स की रेट के लिए मैंने कंपनी को दो पार्ट में बांट दिया है। एक जनरल बड़ी कंपनी, हमने नाम दिए हैं, एक तो बड़ी कंपनी, बिग और स्मॉल। मतलब डोमेस्टिक कंपनी पे भी अलग अलग टैक्स की रेट्स है। बड़ी डोमेस्टिक है तो अलग टैक्स रेट है, और छोटी डोमेस्टिक कंपनी है तो अलग टैक्स रेट है। अगर बड़ी डोमेस्टिक कंपनी है तो टैक्स लगेगा 30% की रेट से। यही डिफॉल्ट टैक्स रेट है कंपनीज के लिए। और छोटी है तो टैक्स लगेगा 25% की रेट से। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि छोटी मतलब क्या और बड़ी मतलब क्या।
तो हमें यहां पर छोटी कंपनी का मतलब बताया हुआ है। छोटी डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या, आप इसी के नीचे इसको नोट में लिख लेंगे। ये टर्नओवर क्राइटेरिया पर बेस्ड है। छोटी कंपनी का मतलब क्या होता है? स्मॉल कंपनी का मतलब है मींस दैट कंपनी whose turnover in previous year 2023-24 was up to rupees 400 crore। ऐसी कंपनी जिसका प्रीवियस ईयर 23-24 में टर्नओवर 400 करोड़ तक था। इसका मतलब क्या है अभी समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्लास से। लास्ट क्लास में हम टैक्स रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे और वो कुछ अधूरा रह गया था, उसी को हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कुछ टैक्स रेट्स लिख ली थी। एक हम डोमेस्टिक कंपनी के बारे में कुछ चीज लिख रहे थे कि छोटी डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या और बड़ी डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या। हमने वहां पर देखा था कि छोटी डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या है। छोटी डोमेस्टिक कंपनी का मतलब हमने देखा था कि जिसका टर्नओवर कौन से ईयर में 2023-24 में अप टू 400 करोड़ रहा हो। ये हमने पढ़ा था। अब एक बात हमको ये जाननी है कि ये हमने लास्ट नोट तो आई थिंक कर ही लिया था कि ये यहां पर 23-24 क्यों लिखा हुआ है। ये जानना जरूरी है। ऑनलाइन में सभी को गुड आफ्टरनून। ये 23-24 क्यों लिखा हुआ है जबकि आपका जो प्रीवियस ईयर होगा एग्जाम्स के अंडर वो 25-26 होगा। तो ये जो टैक्स रेट देख रहे हैं हम प्रीवियस ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए देख रहे हैं। और टर्नओवर जबकि कौन सी ईयर का देखा 23-24। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। देखिए तो यहां पर बात हो रही है प्रीवियस ईयर 25-26 की। इससे पहले जो गया था वो था 24-25 और इससे पहले जो गया था वो था 23-24। जो टर्नओवर चेक किया जा रहा है वो इस साल का तो है ही नहीं। देखो 25-26 पर जो फाइनेंस एक्ट लगेगा वो कब आ गया। पहली बात तो ये इसका फाइनेंस एक्ट जो इस पे बजट लगेगा वो कब आता है या आ गया होगा। प्रीवियस ईयर 25-26 है तो इसका जो फाइनेंस एक्ट आएगा वो फरवरी 2025 में आ गया। इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। देखो फरवरी में जब गवर्नमेंट ये फाइनेंस एक्ट लेकर के आई तब तक ये प्रीवियस ईयर तो आया ही नहीं था। 2025 1 अप्रैल 25 से शुरू होगा ये तो। लेकिन कंपनीज के केस में तो क्या होता है कि उनको एडवांस में टैक्स देने होते हैं। मतलब उनका जब साल चालू हो रहा है ना तभी उनको पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर क्या टैक्स की रेट लगेगी। अब जब ये साल पूरा होगा 25-26 फिर ऑडिट वगैरह होगी तब जाके टर्नओवर फाइनल होता है। तो इसका तो टर्नओवर सितंबर अक्टूबर 26 में जाके फाइनल होगा। इतने टाइम थोड़ी ना कंपनी का रुक सकती है। इसका मतलब इस ईयर का टर्नओवर तो फाइनल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये साल तो अभी तक आया भी नहीं है जब ये फाइनेंस एक्ट इसका बना रहे। तो इसलिए इस ईयर को तो नहीं लिखा क्योंकि ये आया भी नहीं है और आएगा कब कंप्लीट होगा तब जाके फाइनल हो। बोले तो सर इस ईयर का टर्नओवर देख लेते। अब इसमें प्रॉब्लम है 24-25 तो चल रहा है ना फरवरी के अंदर। मतलब ये ईयर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ पहली बात तो। इसका भी 1 महीना बाकी है। अगर इसको लिख दे तो लोग इस साल का टर्नओवर भी मैनेज करके 400 करोड़ के नीचे रख सकते हैं। दूसरी बात क्या सर मार्च आते ही टर्नओवर फाइनल हो जाता है क्या?
टर्नओवर वगैरह तो तब फाइनल होगा ना जब ईयर एंड हो जाए, फिर आपकी ऑडिट वगैरह होगी तब जाके टर्नओवर फाइनल होगा। मतलब इस ईयर का भी टर्नओवर आपका सितंबर अक्टूबर तक से पहले तो फाइनल नहीं होना। तो इसको भी लेने का मतलब नहीं, क्योंकि ये पहली बात तो जब ये फाइनेंस एक्ट आया है तब ये ईयर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ ये भी। और ये खत्म हो भी गया तो खत्म होते ही टर्नओवर फाइनल नहीं होता, ऑडिट वगैरह सब प्रोसेस होने के बाद ऑडिटेड जो टर्नओवर है ना वही मानती है गवर्नमेंट। तो बोले ये भी नहीं ले सकते, इसीलिए गए 23-24 पे। बोले देखो ये 31 मार्च 24 को ईयर खत्म हो गया होगा, फिर उसके बाद में इसकी ऑडिट वगैरह भी कंप्लीट हो गई होगी। तो जब ये फाइनेंस एक्ट बना रहे हैं तो इससे जस्ट पहले जो साल कंप्लीटली ऑडिट होकर के अवेलेबल है वो यही है। इस वजह से लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर 2023-24 लिखा गया है। रीजन है जिस वजह से 23-24 लिखा गया। तो ये हमने जो पढ़ा था कि सर यहाँ पे 23-24 ही क्यों लिया है, इसका रीजन मैंने आपको बताया। क्लियर है सभी को ये रीजन कैसा क्यों किया गया, इसका रीजन क्या था? एक साल आगे बढ़ जाता, फिर उसके बाद में 24-25। ये साल तो आया ही नहीं इसलिए नहीं लिया, इसको आप उसके नीचे ही लिख लीजिएगा, ये तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ इसलिए नहीं लिया। फिर ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ, और ना ही इसकी ऑडिट हुई है। ये इसलिए लिया क्योंकि ईयर कंप्लीट हो गया है एंड इसकी ऑडिट भी हो गई है। ऑनलाइन में वीडियो ऑडियो वीडियो सभी को ठीक से आ रही है क्या, बता दीजिए। और लास्ट क्लास जो भी हुई थी वो सभी की कंप्लीट होनी चाहिए होपफुली। प्रियांशु आज ऑनलाइन कैसे हो? अब कुछ कंपनी की मैं स्पेशल टैक्स रेट भी आपको लिखवा रहा हूं जो कि आगे जाकर के काम आएगी, जो इंटर में आप नहीं पढ़ते हो। ये रेट्स पता होनी चाहिए और ये सेक्शन आगे भी जाकर के आएंगे। और एमसीक्यू आता है एग्जाम्स के अंदर, देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड एमसीक्यू इसी टॉपिक से होता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये जो टैक्स रेट्स है एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगी, 100% है कि एग्जाम में ये काम तो आएगी आएगी, क्योंकि हर अटेम्प्ट के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन में ये काम आता है। हम ले रहे सेक्शन टैक्स रेट क्या है और सरचार्ज। 115 BAB। न्यू
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये सेक्शन डिटेल में पढ़ेंगे अपन, मैथ टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद में। 15% की टैक्स रेट है अगर कोई कंपनी, देखो जैसे अल्टरनेट टैक्स रिजाइम है ना 115 BAC, तो ऐसे ही कंपनी के लिए भी अल्टरनेट ऑप्शंस है। तो ये 115 BA भी है जो न्यू टैक्स रिजाइम है, जैसे 115 BAC इंडिविजुअल के लिए वैसे ही। और इसमें ध्यान रखना सरचार्ज लेकिन मैंडेटरीली हमेशा ही लगता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। अगर किसी कंपनी ने इस सेक्शन को ऑप्ट किया है तो कंपनी पे 15% टैक्स लगेगा और सरचार्ज भी लगेगा चाहे इनकम कितनी हो, फिक्स है ये। नेक्स्ट 115B AA, 22% की टैक्स रेट है एंड इसमें भी मैंडेटरीली सरचार्ज लगता है। और एक है 115BA, 25% का है। इसमें फिर कुछ नहीं है, फ्लैट रेट है। और बाकी जो दो रेट है हमने पढ़ी है 30 एंड 25। तो ये एमसीक्यू पर्पज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, टैक्स रेट्स कंपनी के ऊपर लगने वाली। अभी तक हो सकता है इंटर में आपने 35 पढ़ी थी, 30 पढ़ी थी, 25 पढ़ी थी, बट ये टैक्स रेट भी कंपनी पर ही लगती है, बट हमेशा नहीं लगती है। जो कंपनी इन सेक्शंस को ऑप्ट करेगी उन्हीं के ऊपर ये वाली टैक्स रेट लगेगी। अब इनको ऑप्ट करने पर काफी सारे बेनिफिट्स छोड़ने भी पड़ते हैं, फॉरगोन भी करने पड़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। डेडिकेटेड सेक्शंस पढ़ेंगे, इनका क्वेश्चन आता ही आता है। अब लास्ट क्लास को अगर हम देखें तो हमने एक टैक्स रेट का टेबल बनाई थी, वहां पर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपीबीआई एजेपी के नीचे लिखा हुआ था स्लैब रेट। तो स्लैब रेट क्या है अभी अपन देखने वाले हैं कि कौन सी रेट्स है, लेटेस्ट क्या है, अमेंडमेंट क्या आया है वो। फर्म एलएलपी कंपनी हमने देख ली, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने देख ली, इसके अलावा कंपनी हमने देख ली। अब अपन स्लैब रेट की बात करते हैं। स्लैब रेट्स क्या क्या है? तो इसका बहुत ज्यादा काम इंटरनेशनल टैक्स में आएगा। डीटीडबलए नामक एक टॉपिक है, वहां पर हमको बार बार टैक्स निकालना होता है और वहां पे असेसी इंडिविजुअली मिलता है, तो वहां पर ये काफी काम आता है स्लैब रेट्स वाला। और बाकी जगह जगह फाइनल के अंदर कहीं भी टैक्स निकालने वाला टॉपिक आ सकता है। स्लैब रेट्स क्या है सर, क्या टैक्स की रेट है? तो देखो टैक्स की रेट भी यहां पर दो दो है। एक तो है डिफॉल्ट बोलते हैं जिसको, या फिर न्यू टैक्स रिजाइम के नाम से जानते हैं हम। अगर कोई व्यक्ति कोई टैक्स रेट सेलेक्ट ना करे तो बाय डिफॉल्ट उस पर यही वाली टैक्स रेट लगेगी जो हम पढ़ने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक और टैक्स रेट है जो कि पुराना था, पहले पढ़ा करते थे, ओल्ड, या फिर अब इसे अल्टरनेट टैक्स रिजाइम कहा जाता है। पहले न्यू वाली अल्टरनेट हुआ करती थी, बट अब न्यू को डिफॉल्ट बना दिया गया है और पुरानी को अल्टरनेट कर दिया गया है। अच्छा, न्यू टैक्स रिजाइम और डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, सेक्शन है इसका 115 BAC। अब इसे पहले क्या था, ऑप्ट करना पड़ता था, अब ऑप्ट नहीं करना पड़ता, बाय डिफॉल्ट यही मिलती है। अब हम देखते हैं कि टैक्स रेट्स है क्या। पहले हम डिफॉल्ट वाली देख रहे हैं। डिफॉल्ट या फिर न्यू टैक्स रिजाइम में अब क्या टैक्स रेट्स हो चुकी है, और जो आपने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग देखे तो यहां पर है अमेंडमेंट।
और वैसे भी न्यू है। अमेंडमेंट कहाँ से आया है? फाइनेंस एक्ट 2025 से। अब ये जो रिजाइम है, ये किस किस पर लगती है, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। ये एप्लीकेबल होगी ऑन इंडिविजुअल एनी एज। इंडिविजुअल की एज कुछ भी हो, यहां पर एज वाइज कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सबके ऊपर सेम लगेगी। इसके अलावा एचयूएफ पर भी यही लगेगी, एओपी पर, बीओआई पर, एजेपी पर। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन सब पर लगने वाली है ये। अब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही है, ये इन सब के लिए है, जिन पर स्लैब रेट लगती थी उन सब के लिए है ये। क्या रेट है देखते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स की रेट बढ़ती जाती है। अगर हम देखें तो सबसे पहले अब 4 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 4 लाख रुपीज नाउ। तो हमसे अगर पूछ ले कभी एग्जाम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, तो हम बोलेंगे 4 लाख। लेकिन तुमको पूछ ले ओल्ड रिजाइम के अंदर क्या है, तो वो अपन अलग से पढ़ेंगे, उसमें 2.5 लाख ही है अभी तक। तो 4 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं है। फिर अगर हमारी इनकम अबाउ 4 लाख, 4 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है, एंड अप टू 8 लाख है, फिर उसके बाद में अबाउ 8 लाख एंड अप टू 12 लाख आएगा। फिर उसके बाद आएगा अबाउ 12 लाख एंड अप टू 16 लाख। अबाउ 16 लाख एंड अप टू 20 लाख। अबाउ 20 लाख एंड अप टू 24 लाख। और एक है अबाउट 24 लाख। हर 4 लाख पे 5% बढ़ाना है आपको। ईच 4 लाख के बाद में 5% बढ़ जाएगा। ये सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। और फिर 30% पे जाके रुक जाएगा, मतलब 24 लाख के बाद में सारी इनकम्स पर 30% ही है। ऑनलाइन में जैसे ही आपका नोट हो जाए तो आप लिखेंगे डन, हो गया।
हर्ष का हो गया भाई, बाकी बताओ। प्रियांशी का हो गया, मनीषा का भी हो गया, बाकी लोग भी फटाफट से बताओ। प्रियांशु का हो गया है, मनीषा का हो गया, हर्ष का हो गया। आप लोग ऑफलाइन वाले भी है, आई थिंक ऑफलाइन आइए फटाफट से। तो ये तो हमने देख ली न्यू टैक्स रिजाइम। ये बड़ा सिंपल है, एक ही टैक्स रेट है और कुछ नहीं। हालांकि इसको लेने के लिए काफी सारे बेनिफिट्स फॉरगोन करने पड़ते हैं, सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, वो उसकी भी लिस्ट हम देखेंगे। कि अगर आप 115 बीएसई के साथ में जा रहे हो तो बहुत सारे एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस आपको फॉरगोन करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। वो कौन कौन से, उसको भी जानेंगे। पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम की रेट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में बेनिफिट्स फॉरगोन देखेंगे। ओल्ड टैक्स रिजाइम, देखो अब वैसे तो ये ओल्ड है, लेकिन क्वेश्चन इसी के ज्यादा आते हैं एग्जाम में। अभी भी ज्यादातर क्वेश्चन में ओल्ड टैक्स डिजाइन में आती है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि अगर कोई पर्सन न्यू टैक्स डिजाइन लेता है ना, तो बहुत सारी एग्जम्पशन डिडक्शन तो देनी ही नहीं है। जब आपको एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं देनी पड़ रही, तो फिर क्वेश्चन में कुछ खास बचा ही नहीं। इस वजह से एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है, वो बनाता ओल्ड का ही ज्यादा है। तो इसलिए ओल्ड ही ज्यादा काम आएगी एज कंपेयर टू न्यू आपके। अब ओल्ड टैक्स एग्जाम में क्या है, यहां पर एज वाइज बाइफर्केशन है। नॉर्मल लोगों के लिए अलग है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग टैक्स रेट है, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग टैक्स रेट। अब सबसे पहले जो है वो इंडिविजुअल बिलो 60 वाले के लिए है। चलो इसमें थोड़ा सा और मैं डिटेल डालता हूं। इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट है तो एनी एज वाला यहीं आने वाला है, जो पहली रेट है बिलो 60। एनी एज तो नॉन रेजिडेंट, रेसिडेंट बिलो 60 वाला, एंड नॉन रेसिडेंट एनी एज यहीं आएगा। सर नॉन रेजिडेंट की एज 80 ईयर्स है तो, 80 साल का है, सीनियर सिटीजन है तो भी यहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है, नॉन रेजिडेंट कभी बूढ़ा ही नहीं होता। ये लाइन ध्यान रखनी है, नॉन रेजिडेंट कभी बूढ़ा नहीं होता, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। तो ये टैक्स रेट इंडिविजुअल पे लगेगी, एचयूएफ पे लगेगी, एओपी, बीओआई, एजेपी पर लगेगी। तो एक तो हम ये वाली टैक्स रेट पढ़ेंगे, फिर सेकंड टैक्स रेट सीनियर सिटीजन के लिए, एंड देन सुपर सीनियर सिटीजन। सेकंड टैक्स रेट है रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज अबाउ 60 बट बिलो 80 है। इन्हें हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। एंड तीसरी कैटेगरी हम जान रहे हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल अब एज कितनी वाले आएंगे इसमें, अबाउ 80। बिलो भी आएगा क्या कुछ, सिर्फ अबाउ ही आएगा अब।
अब कोई 100 साल के ऊपर भी है तो इसी में आएगा। तो अबाव 80 वालों को हम सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। ऑल टैक्स एग्जाम वैसी की वैसी ही चल रही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो आपने इंटर में पढ़ी है वही फाइनल में भी चल रही है। इसमें अभी भी 2.5 लाख की बेसिक एग्जामेशन लिमिट है, तो अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं है। अगर अबाउट 2,50,000 इनकम चली जाए बट बिलो 5 लाख हो, तो 5% की टैक्स रेट लगाएंगे हम। अगर अबाउ 5 लाख हो बट बिलो 10 लाख हो, तो 5 से सीधा 20%। और अगर अबाउ 10 लाख हो तो 30%। इसमें सीधा हिसाब है, 5, 20, 30। ज्यादा टैक्स रेट्स नहीं है इसमें। इसके बाद में जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए जो बेसिक एग्जामेशन लिमिट है वो बढ़ जाती है, एमसीक्यू में भी पूछी गई है। तो ये 3 लाख रुपीज है, ये एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा काम का एग्जाम में पूछा हुआ है पहले, इसलिए। तो 3 लाख रुपीज तक का आएगा सबसे पहले। फिर अबाउ 3 लाख, 3 लाख से ज्यादा बट बिलो 10 लाख। और एक अबाउ 10 लाख। सब कुछ सेम है, बस बेसिक एग्जामेशन बदल गई। अच्छा, यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया। सिर्फ बेसिक एग्जामेशन लिमिट में चेंज होता है, बाकी कोई ऐसा चेंज नहीं होता, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। अब सुपर सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जामेशन लिमिट 5 लाख हो गई। अप टू 5 लाख कोई टैक्स नहीं। फिर 5 लाख से लेकर के 10 लाख।
इन टैक्स रेट को नोट कर ले, काम आने वाली है। जैसे ही ऑनलाइन वालों का नोट हो जाए वो डन करके चैट में लिख करके बता दे। 3 लाख और 5 लाख एमसीक्यू पर्पज के लिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइम क्यों नहीं ठीक आ रहा है? तो ये न्यू टैक्स एग्जाइम, ओल्ड टैक्स एग्जाइम, ओल्ड वाली तो आपने जो इंटर में पढ़ी है वही सब कुछ सेम है। ये सब कुछ आप कैलकुलेट करके आए हो, इनके एग्जाम्पल भी करेंगे हम। न्यू टैक्स एग्जाइम आपके लिए चेंज है। उसको लर्न करने का बड़ा सिंपल तरीका है। 4 लाख तक तो कुछ भी नहीं है, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। उसके बाद ईच 4 लाख पर 5% इंक्रीज होता है। तो ऐसे हम 24 लाख तक जाते हैं 30% तक। फिर मतलब 25% का 30% ही है सबके ऊपर। अब हमको देखना है कि अगर सर कोई न्यू टैक्स एग्जाम के साथ में जाता है 115 बीएससी के साथ, तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स फॉरगोन करने होते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग है अपनी, व्हाट आर दी बेनिफिट्स। ऑनलाइन में सबका हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, बताइए। बहुत काम की चीज है ये भी। व्हाट आर दी बेनिफिट्स, इट मींस exemptions and deductions needs to be foregone if assessee opt for section 115 BAC और इसे हम डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम भी बोलते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। इसकी लिस्ट हम नोट कर रहे हैं 1 मिनट में। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, ज्यादा हमारे लिए पीजीपीपी इंपॉर्टेंट होगा। पहला बेनिफिट, चलो इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं।
एक तरफ सेक्शन, एक तरफ डिटेल। अगर हम 115 बीएसी ले लेते हैं तो ये एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस हमको नहीं मिल पाएगी। तो जब हम असेसी की इनकम कैलकुलेट करेंगे और उसने डिफॉल्ट टैक्स एग्जाम ले रखी है, तो ये एग्जम्पशन डिडक्शंस को इग्नोर करना है, मतलब नहीं देना है। सबसे पहला जैसा है 10 क्लोज 5, लीव ट्रेवल कंसेशन। इनकम टैक्स के सेक्शन 2 एंड 10 में कोई सबसेक्शन नहीं है, तो 2 एंड 10 के बाद में लिखी हुई ब्रैकेट को बात को मैं क्लोज बोलूंगा, तो वो क्लोज ही सही है, ध्यान रखे, 2 एंड 10 के ब्रैकेट में। तो ये सैलरी हेड का ऐसा बेनिफिट है जो नहीं मिल रहा है। एलटीए एलटीसी, जिसमें हम पढ़ते थे कि अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो इकोनॉमिक क्लास का फेयर, ट्रेन से जा रहे हो तो एसी फर्स्ट क्लास का, बस से जा रहे हो तो डिलक्स क्लास बस का, वो वाली एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट और पॉपुलर एग्जम्पशन 1030 ने एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी। और आप ये मत सोचना सर ये तो सैलरी का है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको कि सर सैलरी का क्वेश्चन भी दे दिया फाइनल में, लेकिन दिया कैसे कि इसको न्यू टैक्स एग्जाम लेनी चाहिए या ओल्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यू में क्या मिलता है और ओल्ड में क्या मिलता है, तभी आप डिसीजन, जो मैंने बोला था ना टैक्स मैनेजमेंट प्लानिंग वाला एक चैप्टर लिखा है, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, 7 नंबर का, उसमें इसका रोल है। ये सेक्शन आपका 7 नंबर का है, 7 मार्क्स का सेक्शन है ये, ध्यान रखिएगा। 10 क्लोज 14, स्पेशल अलाउंसेस। इसको हम देख भी लेंगे वो स्पेशल अलाउंसेस कौन कौन से हैं। ज्यादातर नहीं मिलते, कुछ ही मिलते हैं एग्जम्पशन। 10 क्लोज 17, अलाउंस टू एमपीज एंड एमएलएज। 16 क्लोज 2, सैलरी में पढ़ते थे हम ये, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती थी। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आता था, वो अभी भी मिलता है। आप न्यू के साथ जाए या ओल्ड के साथ जाए, दोनों में मिलता है, उसको मैं अभी बताता हूँ सेपरेटली। आप नीचे कहीं लिख लीजिए 16 क्लोज 1 में, इसमें क्या है, 1A है ये, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सैलरी चैप्टर में पढ़ते थे हम कि जब भी हम इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते थे तो ये डिडक्शन देते थे। अगर कोई ओल्ड रिजाइम के साथ जा रहा है तो ये डिडक्शन 50,000 का है, और अगर कोई न्यू रिजाइम के साथ जा रहा है तो ये डिडक्शन 75,000 का है। तो ये वाला तो मिल जाएगा न्यू में ओल्ड में दोनों में, बट ये नहीं मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस का। इसमें हम क्या करते थे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, फिर फॉर्मूला लगाते थे 20% ऑफ बेसिक सैलरी, फिर मैक्सिमम अमाउंट 5,000, ये वो होता था, ये नहीं मिलेगा। एक और डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो है प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये भी हम सैलरी हेड के अंदर लेस किया करते थे, ये भी नहीं मिल रहा। सैलरी हेड का काम खत्म। ये सैलरी हेड, ये मेनली सब किससे रिलेटेड है, सैलरी देखो। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो हम लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन होम लोन का नहीं मिलेगा। तो ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया। हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन ही यही होता है मेन, वही नहीं मिल रहा।
बाकी एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, वो तो मिलेगा ही। फिर अब पीजीबीपी से रिलेटेड चालू हो रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लोज 2A, एडिशनल डेप्रीशिएशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो हम हेड वाइज चल रहे हैं, सबसे पहले सैलरी हेड आता है उसका लिखा, फिर हाउस प्रॉपर्टी आता है उसका लिखा, अब ये पीजीबीपी। फिर 33AB, ये हम पढ़ेंगे भी, पीजीबीपी फिर से पढ़ेंगे फाइनल में। एंड 33AB है टी कॉफी रबर वाला। एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ पीजीबीपी इनकम। एंड साइट रिस्टोरेशन, एक्सट्रैक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग नेचुरल गैस एंड रिसोर्सेज, ये दोनों की डिडक्शन मिलेगी नहीं। ये पीजीबीपी में हम पढ़ेंगे भी, इन सेक्शंस को वहां पर भी आएंगे। ये पीजीबीपी में जो जो नहीं मिलेगा वो चल रहा है। 35 2AA और 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 2A एंड 3, ये सब इसके साथ ही आएगा। 35 1, फिर ब्रैकेट में या तो क्लोज 2 या क्लोज 2A या क्लोज 3। ये साइंटिफिक रिसर्च अगर आपको याद हो पीजीपीपी, तो हम साइंटिफिक रिसर्च एक तो इन हाउस होती है और एक आउटसाइड एजेंसी से होती है। ये आउटसाइड एजेंसी वाली रिसर्च की बात कर रहे हैं। अगर आप बाहर से रिसर्च कराते हो, इन हाउस वाले का मना नहीं है इस सेक्शन में, आउटसाइड वाले का मना है। फिर आता है 35AD, ये भी इंपॉर्टेंट है फाइनल के अंदर। स्पेसिफाइड बिजनेस, 14 बिजनेसेस की लिस्ट पढ़ते हैं हम इसमें, कि ये बिजनेस कर लो, 100% डिडक्शन ले लो, 3 स्टार और उससे ऊपर का होटल, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। स्पेसिफाइड बिजनेस आ गया यहाँ पे। ये जब चैप्टर पढ़ेंगे ना एक एक हेड, जैसे पीजीपीपी, वहां पर भी ये काम आएगा, तो ये ध्यान रखे, आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। 35 CCC, एक CCD आता है और एक CCC आता है, तो सिर्फ CCC आया है, ध्यान रखना अभी। एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ये भी पीजीबीपी में पढ़ेंगे हम। अब यहां से यहां तक ये जो थे, ये पीजीबीपी हेड के थे, उसमें ये नहीं मिलेगा। ये था हाउस प्रॉपर्टी हेड का। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, मतलब वो डिडक्शन वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, वो डिडक्शंस नहीं मिलेगी, बस कुछ मिल जाएगी।
इसको हम यूं बोल सकते हैं सेक्शन 80 डिडक्शंस विल नॉट बी गिवन। 80C 80D ये नहीं मिलेंगे। कुछ ही मिलेंगे डिडक्शन एक्सेप्ट फॉलोइंग। मतलब ये जो सेक्शंस में नीचे लिख रहा हूं अब एक्सेप्ट फॉलोइंग में, चाहे आप न्यू रिजाइम लो या ओल्ड रिजाइम लो, इन सब में मिलेंगे। एक तो है 80CCD2, ये भी डिडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हम। इसमें आएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ये वहां पर काम आएगा डिडक्शन वाले में। 80CCH अग्निवीर कॉर्पस फंड, आप न्यू रिजाइम के साथ जाओ या ओल्ड रिजाइम के साथ जाओ, दोनों में मिलेगा इसका डिडक्शन। 80JJA एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट वाला 30% वाला आएगा यहाँ, ये भी नहीं मिलेगा। ये मिल जाएंगे जो लिख रहे हैं, इसको छोड़ के बाकी नहीं मिलेगा। 80LA ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ये हो सकता है इंटर में आपने पढ़ा भी ना हो, तो जब हम यहां डिडक्शन पढ़ेंगे फाइनल में तो उसके अंदर इसको भी पढ़ेंगे। ये डिडक्शन वाला चैप्टर हो गया। डिडक्शंस वैसे तो नहीं मिलेंगे, कुछ मिल जाएंगे, वो ये रहे हमारे सामने। हम्म, ये था इंटर में, अब आपके समय नहीं होगा, न्यू एडिशन हुआ था ये। तो दीज आर दी सेक्शंस जिसकी लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। एट दी एंड इस लिस्ट को हमें लर्न करके रखना है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, बड़े क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्सन न्यू रिजाइम या जिसे डिफॉल्ट भी बोलते हैं उसके साथ जाता है तो ये सारी एग्जम्पशन डिडक्शंस नहीं देनी है। तो और ज्यादा क्लेरिफाई करने के लिए मैंने आपको हेड वाइज भी बता दिया है कि सैलरी में इसकी नहीं मिलेगी, हाउस प्रॉपर्टी में इस चीज की नहीं मिलेगी, पीजीबीपी चैप्टर की ये नहीं मिलेगी। बाकी कैपिटल गेन और अदर सोर्स का यहाँ कुछ भी मना ही नहीं है, क्योंकि वहां ऐसा कुछ होता भी नहीं है। और फिर डिडक्शन वाले चैप्टर आ गया। इन सबको नोट करके रखें। ऑनलाइन में बताइए सभी का ये नोट हो गया है कि ये सारे सेक्शंस, जिन्होंने अभी इंटर पास करा उनको तो ये सेक्शंस अभी वैसे याद भी होने चाहिए, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही आपने ये सारी चीजें पढ़ी है और आपके इंटर में भी ये सेक्शन था ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कुछ और टैक्स रेट्स भी देखेंगे, जो आपने अभी तक देखी वो तो थी ही थी आपके इंटर में, और एडिशनल टैक्स रेट और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ऑनलाइन में सभी का हो गया है क्या, एक बार क्विकली मुझे बता देंगे? ठीक है, चलिए आज हम करेंगे इतना ही, इससे आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।